हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है, एसएससी जीडी की अभी आपकी तैयारी यहाँ पर चल रही है। एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम है, इसमें अभी काफ़ी कम टाइम आपके लिए बचा हुआ है, यानी कि कुल मिलाकर दिसंबर भी आधा निकल गया है, जनवरी बची है और आधा फरवरी का महीना आपका बचा हुआ है, यानी कि 2 महीने आप बराबर को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी पीवाईक्यूज़ की, यानी कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उनकी, क्योंकि अगर वो आप पूरा कर लेते हैं गाइस तो आपका 50% जो सिलेबस है वो कम। इसी के लिए हम आपके लिए पूरा जीके के जितने भी पीवाईक्यूज़ है सारे के सारे आपके लिए लेकर आए हैं और यहाँ पर हम आपको सारे के सारे कवर करवाएंगे इस वीडियो में। देखिए, जीके जीएस और करंट अफेयर के मिक्सअप क्वेश्चंस यहाँ पर रहेंगे जो कि 2023 के एग्जाम में आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यही प्रश्न आपके एग्जाम में आपको एज इट इज देखने को मिलेंगे। इससे पहले भी जो 2023 में एग्जाम हुई थी उसमें उसके पहले वाले क्वेश्चंस पीवाईक्यू विथ प्रूफ हम आपको बताते चलेंगे। 100% गारंटी के साथ कह सकते हैं कि यहाँ से आपका 100% क्वेश्चंस बनेंगे। क्लियर है गाइस? तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो की आपको पीडीएफ मिले ताकि आप अच्छे से रिवीजन कर पाएं, तो आपको क्या करना है, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही हमारी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा प्ले स्टोर पर जाकर भी आप रॉयल स्टडी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। गाइज, आप सभी के लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी है। हमने फाइनली आप सभी की डिमांड पर एसएससी जीडी कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है। अब ये जो टेस्ट सीरीज है एसएससी जीडी है, इसकी एग्जाम के लिए मतलब ऐसा मान सकते हैं कि आप रामबाण साबित होगी। इसमें ऐसा कोई टॉपिक नहीं छोड़ा है हमने जो आपको नहीं डाला है। इतना सारा कंटेंट इसमें है, 650 से अधिक इसमें डेटा डाला है सारे के सारे। तो आप जरूर से एक बार विजिट करिएगा, यहाँ पर सारी चीज़ें लिखिए क्या क्या इसमें आपको मिलेगा। क्लियर है? तो आप जरूर से डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री डेमो चेकआउट कर सकते हैं, उसका कोई भी चार्ज नहीं है। आपको पसंद आए तो आप एनरोल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। आइए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से बिना किसी फर्स्ट क्वेश्चन है गाइज हमारा, निम्न में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन उत्सव है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए आवश्यक माना जाता है। काफी ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका सही जवाब यहां से ऑप्शन नंबर 4 के साथ में करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि पोला महोत्सव आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन उत्सव है जो कि पोला महोत्सव है। बैलों को सम्मानित इस महोत्सव में किया जाता है क्योंकि इन्हें खेती के लिए आवश्यक माना जाता है। क्लियर है? इसके अलावा गाइज ये जो है महाराष्ट्र का तो है ही सही, एमएच यानी महाराष्ट्र का तो है ही सही, प्लस ये आपका सीजी का भी है, यानी कि महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों का बेसिकली एक उत्सव है। ये दोनों जगह पर मनाया जाता है पोला उत्सव। बैलों को इसमें सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए आवश्यक माना जाता है। यहाँ पर किसानों के द्वारा बैलों की पूजा की जाती है। ध्यान रखिएगा, इसमें किसानों के द्वारा बैलों की पूजा करके ये उत्सव मनाया जाता है। और श्रावण मास में पिथौरी जो अमावस्या होती है उसके दिन ये बेसिकली त्यौहार होता है या ये महोत्सव उस दिन मनाया जाता है। किसान इस दिन अपने जो बैल होते हैं उनको सजाते हैं, फिर बाद में उनकी पूजा की जाती है। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, ये पोला महोत्सव है। अगर अपन बात करें काला घोड़ा कला महोत्सव की, तो काला घोड़ा कला महोत्सव जो है ये कहाँ का महोत्सव है, तो ये मुंबई का है। मुंबई आपका करेक्ट आंसर रहेगा, मुंबई। इसके अलावा कितने दिनों तक, तो 9 दिनों तक ये जो महोत्सव है ये चलता है, 9 दिन तक मनाया जाता है। इस त्यौहार की जो स्थापना हुई कब से हुई, तो 1999 में 1999 से ये जो कला घोड़ा एसोसिएशन है उसके द्वारा इसकी स्थापना की गई, काला घोड़ा कला महोत्सव की। तो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा गुड़ी पड़वा की बात करें, गुड़ी पड़वा कहाँ का है, तो ये एक तो महाराष्ट्र का है, साथ ही आपका ध्यान रखिएगा गोवा का है, महाराष्ट्र प्लस गोवा। तो ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र प्लस गोवा दोनों राज्यों का है गुड़ी पड़वा, दोनों राज्यों में मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है, चैत्र महीने में मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार गुड़ी पड़वा जो होता है ये चैत्र महीने में मनाया जाता है। हिंदुओं का बेसिकली ये त्यौहार है, इसे हिंदुओं के लिए नए साल की शुरुआत का प्रतीक भी माना जाता है गुड़ी पड़वा को। अगर अपन बात करें मकर संक्रांति की, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है और काफ़ी चर्चा में भी रहता है, इसके क्वेश्चंस भी आपके बनते हैं। क्लियर है? तो अब हर साल जो मकर संक्रांति मनाई जाती है ये कब मनाई जाती है, तो याद रखिएगा ये जनवरी में मनाई जाती है मकर संक्रांति। और जनवरी में भी अगर आपसे स्पेशली डेट पूछ ली जाए तो 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाती है। और इस दिन जो होता है सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, तो मकर संक्रांति 14 जनवरी यानी कि जनवरी के महीने में मनाई जाती है। तो इस तरह से हम डिटेल हर एक क्वेश्चन की कवर करवाते चलेंगे ताकि आपके जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो भी यहाँ से कवर होती चली जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मास और मार्केसिया निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं। मास और मार्केसिया जो आते हैं
ये ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। ब्रायोफाइटा यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका हो जाएगा। मास और मार्केसिया दोनों जो आते हैं ये ब्रायोफाइटा वर्ग से संबंधित माने जाते हैं और ये छोटे स्थलीय पौधे होते हैं, यानी कि छोटे स्थलीय पौधे होते हैं ये। और मास, इसके अलावा एक और याद रखिएगा लीवरवर्ट ये होता है, लीवरवर्ट होता है। तो मास, मार्केसिया और लीवरवर्ट है ना। इसके अलावा हार्नवर्ट भी होता है, हार्नवर्ट। ये जो आते हैं ये सभी ब्रायोफाइटा वर्ग में आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप की एक प्रमुख शैली है? आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? जागोई भारतीय नृत्य। देखिए, जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप की एक प्रमुख शैली है? तो ये मणिपुरी नृत्य की है। मणिपुरी हमारा फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। जागोई कहाँ का है? तो मणिपुर का है, ध्यान रखिएगा। मणिपुरी की एक प्रमुख शैली है, तो ये मणिपुर का एक शास्त्रीय नृत्य है, ध्यान रखिएगा। शास्त्रीय नृत्य की एक शैली है ये, और इसमें शास्त्रीय नृत्य के रूपों में से एक इसको माना जाता है। इसकी जो उत्पत्ति हुई है ये मणिपुर में हुई है, जो कि ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। और यहाँ पर ये जो नृत्य किया जाता है जागोई, इसमें अपनी बेसिकली मनोहर गतिविधियाँ, नाजुक हाथों की कलाइयों के इशारे और जीवंत वेशभूषा, इन सभी को इसमें शामिल किया गया है। इनके लिए स्पेशली ये जानी जाती है। इसके अलावा अगर अपन बात करें सत्रिया की, तो सत्रिया जो है ये असम का शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया साल 2000 में, यानी कि सन 2000 में शास्त्रीय जो सत्रिया नृत्य है इसको भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में शामिल किया गया। तो सन 2000 में किया गया, और इसका जो श्रेय जाता है 15वीं शताब्दी के भक्ति आंदोलन के विद्वान और संत है श्रीमंत शंकरदेव, इनको जाता है। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपकी एग्जाम में पूछा भी जाता है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बात करें आपकी ओडिसी की, तो ओडिसी जो है इसकी उत्पत्ति हुई है उड़ीसा में। उड़ीसा में इसकी उत्पत्ति हुई है ओडिसी की, और उड़ीसा के हिंदू जो मंदिर हैं इनमें इसकी उत्पत्ति हुई है। उदयगिरी और खंडगिरी की जो गुफाएं हैं, उदयगिरी और खंडगिरी की जो गुफाएं हैं ओडिशा का सबसे पहला उदाहरण प्रदान करती है। ओडिसी जो नृत्य है शास्त्रीय नृत्य, इसका सबसे पहला उदाहरण यही गुफा प्रस्तुत करती है। इसके अलावा ओडिसी के कुछ महत्वपूर्ण कलाकार की बात करें तो केलुचरण महापात्रा, जिनसे ज़्यादातर क्वेश्चन बनता रहता है, ये ओडिसी से ही संबंध रखते हैं। इसके अलावा पंकज चरण दास और केलुचरण महापात्रा, दोनों को याद आप रखिएगा। साथ ही अगर बात करें हम कथक की, तो कथक जो है ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, और मुख्य रूप से उत्तर भारत में ये किया जाता है। मंदिर या गांव का प्रदर्शन इसमें मुख्य रूप से किया जाता था। कुछ प्रसिद्ध कलाकारों की बात करें अगर कथक नृत्य के, तो इसमें आते हैं शोभना नारायण, चित्रेश दास और लच्चू महाराज। इसके अलावा और भी कई सारे हैं, बट यहाँ पर हम आपको डिटेल कवर करवा रहे हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम आपको बता दे रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम करने के तरीके की पहचान करें। आपका करेक्ट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? सही जवाब होगा दहन प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करके जो है जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम किया जा सकता है। इसका थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। दहन प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करके जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक था? तो इसमें से 7वीं जो पंचवर्षीय योजना थी, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या उद्देश्य इसके थे, और उन उद्देश्यों में से एक इन ऑप्शन में आपको कौन सा मिल रहा है उसको आपको क्लिक करना है। तो इसमें से खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि, ये 7वीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों में से एक है। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए गाइस, 7वीं पंचवर्षीय योजना की अगर अपन बात करें तो ये जो स्टार्ट हुई थी ये हुई थी 1985 से, 1985 से, और कब तक चली थी? तो 1990 तक चली थी, 1990 तक चली थी ये, 1985 से 1990 तक। इसके अलावा इस टाइम पर जो प्रधानमंत्री थे कौन थे? तो राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, राजीव गांधी। इनका नाम आप याद रखिएगा, विशेष करके क्वेश्चंस बनते हैं। राजीव गांधी इस टाइम पर प्रधानमंत्री थे। 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इनके नेतृत्व में ही ये चलाई गई थी। और इसका उद्देश्य क्या था जिससे आपका क्वेश्चन बना है? तो खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना, खाद्य काम और उत्पादकता पर ध्यान देने के साथ उत्पादकता बढ़ाना, इसका मुख्य उद्देश्य इस टाइम पर रखा गया था 7वीं पंचवर्षीय योजना का। पहली बार सार्वजनिक क्षेत्र पर निजी क्षेत्र को प्राथमिकता इसमें मिली थी। और इसका जो विकास लक्ष्य था, है ना, टारगेट जो था इसका, विकास लक्ष्य जो था इसका, ये कितना था? तो ये ओनली 5% था, 5% था। और इसने जो हासिल किया ये किया 6.01%। तो ध्यान रखिएगा, इसका लक्ष्य था 5% का और हासिल किया 6.01%।
इसके अलावा अगर अपन बात करें कि भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो 1951 में हुई थी। 1951 में प्रथम पंचवर्षीय जो योजना थी ये शुरू की गई थी। तब से भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजना चली हैं। 12वीं जो पंचवर्षीय योजना है 2007 में ख़त्म हुई यानी एंड हुई, और भारत की लास्ट पंचवर्षीय योजना थी ये 12वीं पंचवर्षीय योजना है। प्रथम थी 1951 वाली, जो कि 1951 में शुरू हुई थी, और ख़त्म कब हुई, अंतिम लास्ट 2017 में, ध्यान रखिएगा, जो कि 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए थोड़ी सी हम डिटेल आपको कवर करवा दें हमारे कुछ ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में। देखिए गाइस, आप सभी की डिमांड पर हमने एसएससी जीडी की स्पेशल टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी। अगर आपने डेमो चेकआउट नहीं किया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप एक बार जरूर से डेमो चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि एडवांस टेस्ट सीरीज है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप चेक करिएगा, क्योंकि कोई भी चार्ज नहीं है, डेमो का फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इनरोल उसके बाद में ही करें डेमो, अगर आपको पसंद आए तो। पर आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार डेमो जरूर से चेकआउट आप कर लीजिएगा। 110% आपको पसंद आएगा, क्योंकि बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग हमने सारी चीज़ें इसमें डाली हैं। क्लियर है? और काफ़ी सारा कंटेंट मिल रहा है जो आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इस एक ही टेस्ट सीरीज से आपके जितने भी तरह के डाउट्स है सारे सॉल्व हो जाएंगे। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट वो सारी यहाँ से आपकी फुलफिल हो जाएगी। तो आप जरूर से विजिट करिएगा। फिर भी कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है, तो आप हमें इन नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये हमारी एमपी स्टेट के लिए कुछ टेस्ट सीरीज है, अगर आप चाहते हैं तो इनमें इनरोल कर सकते हैं। और ये हमारी मध्य प्रदेश करंट अफेयर की ई बुक है 2023 की, क्लियर है, जनवरी से दिसंबर की। इसके अलावा और भी है 2022-21 की, अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी, कंप्लीट डिटेल ले सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सितंबर 2022 में कोची में भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को प्रमाणित कमीशन किया? आपका जो सही जवाब यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर रहेगा, नरेंद्र मोदी ने। यानी कि नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2022 में कोची में भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को प्रमाणित या कमीशन किया था। ध्यान रखिएगा, 2 सितंबर 2022 की ये बात है। कोची में एक कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी के द्वारा नौसेना में आईएनएस जो विक्रांत है इसको शामिल किया गया। भारत के पहले विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत ये है, और इसको इन्होंने 2 सितंबर 2022 को क्या किया, नौसेना में शामिल किया। तो हमारा यह है सेकेंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देश वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है या आती है? कौन आता है? इनमें से ही ऑप्शन में से ही आपको क्लिक करना है। तो समर्थ योजना, यानी कि आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। समर्थ जो योजना है ये वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ध्यान रखिएगा, वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत ये आती है। वस्त्र मंत्रालय और वस्त्र उद्योग में जो क्षेत्र है इसमें क्षमता को बढ़ाने के लिए ये जो समर्थ योजना है ये लागू की गई है। तो क्वेश्चन इस तरह से भी आपका बन सकता है कि वस्त्र जो समर्थ योजना है क्यों लागू की गई है? तो वस्त्र मंत्रालय यानी कि वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में क्षमता को बढ़ाने के लिए ये योजना समर्थ योजना लागू की गई है। और यहाँ एक प्लेसमेंट उन्मुख योजना है, आप सभी को पता होना चाहिए। संगठित क्षेत्र में कताई और बुनाई को छोड़कर वस्त्रों की संपूर्ण महत्व श्रृंखला में 10 लाख जो युवा हैं इनके कौशल विकास को यहाँ पर लक्षित ये योजना करती है। समर्थन योजना, इसीलिए इसका नाम रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था? तो कलिंग जो युद्ध लड़ा गया था आई थिंक आप सभी लोगों को पता ही है, क्योंकि हम काफ़ी पहले से इस तरह की चीज़ों को पढ़ते आ रहे हैं। तो आपको एटलीस्ट शासक का नाम तो याद हो गई और कुछ याद हो ना हो। आपका करेक्ट आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर 4 अशोक के फेवर में चला जाएगा, यानी कि 4th ऑप्शन अशोक आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अशोक जो था मौर्य राजा थे अशोक, इनके शासनकाल में ही कलिंग युद्ध हुआ था। और कलिंग युद्ध के बाद में क्या क्या चीज़ें हुई थी वो आई थिंक आप सभी लोगों को पता ही है क्या हुआ था, कितना भयंकर नरसंहार हुआ था, और उसको देखकर अशोक के मन में क्या चीज़ें उत्पन्न हुई थी वो आई थिंक आपको पूरी कंप्लीट भी पता नहीं होगी। तो मुख्य जो उसका सार है वो आपको ऑलरेडी पता होगा। क्लियर है? इसके अलावा अगर अपन बात करें अशोक की, इनसे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो अशोक को सबसे पहले तो बात करते हैं कि किस नाम से जाना जाता है। तो इनको जो है देवा नाम पिया के नाम से जाना जाता है अशोक को। इनका जो शासनकाल है ये 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक चला था अशोक का शासनकाल। और इन्होंने अपने शासनकाल के 90वें वर्ष में कलिंग का युद्ध लड़ा था। ध्यान रखिएगा, अशोक जो है अशोक के 13वें जो शिलालेख है इनमें कलिंग युद्ध का वर्णन है। 13वां जो शिलालेख है अशोक का, इसमें कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन इस तरह से बनेगा कि अशोक के कौन से शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन देखने को मिलता है?
इसके अलावा अशोक के शिलालेख को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है स्तंभ लेख, क्लियर है, दूसरा है प्रमुख लेख और तीसरा है लघु लेख शिलालेख, है ना। तो पहला है स्तंभ शिलालेख, दूसरा है प्रमुख शिलालेख और तीसरा होता है लघु शिलालेख। तो इन तीनों का आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव देश द्वारा किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव किया जाता है ये संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा किया जाता है, यानी कि हमारा सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये कौन सा आर्टिकल कहता है, इस तरह की चीज़ें भी आप याद रखिएगा। अनुच्छेद जो 52 है, अनुच्छेद 52 ये कहता है कि भारत के संविधान के तहत ये कहता है अनुच्छेद 52 कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और उनके पास देश का सर्वोच्च निर्वाचित पद है। इसके अलावा राष्ट्रपति का जो चुनाव है एक निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं और सभी राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली के एनसीटी और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी है इसके भी सदस्य इसमें होते हैं। और ये जो किस आर्टिकल में है, तो ये अनुच्छेद जो 54 है इसके तहत ये इसमें निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता। आपका सही जवाब यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 छहू। छहू आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तपन कुमार पटनायक ने छहू नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता, तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। बात करें तपन कुमार पटनायक की, तो इन्होंने छाऊ के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है। अब बात करें अपन छाऊ की, तो छाऊ जो है कौन से राज्य का बेसिकली ये एक नृत्य है, नृत्य शैली है। तो छाऊ जो है ये इसकी जो उत्पत्ति है पूर्वी राज्यों में हुई है। पूर्वी राज्यों में खास करके आपका झारखंड आता है। इसके अलावा उड़ीसा के अलावा एक और स्टेट है आपका पश्चिम बंगाल। इन 3 राज्यों में बेसिकली आप ध्यान रखिएगा छऊ जो लोक नृत्य है ये प्रचलित है या नृत्य शैली प्रचलित है। अब इनमें भी अलग अलग तरीका का होता है, सरायकेला इस तरह से अलग अलग है, तो तीनों को आप याद रखिएगा, इनके लिए अलग अलग है। और अपने मार्शल आर्ट जैसे आंदोलनों और मुखौटा के लिए ये छाऊ नृत्य है ये जाना जाता है। छाऊ जो शब्द है संस्कृत के छाया शब्द से लिया गया है और इसका जो अर्थ होता है ये होता है मुखौटा या छाया। मुखौटा या छाया इसका अर्थ होता है। इसमें मुखौटे का भी यूज़ होता है इस छाऊ नृत्य में, इसीलिए आई थिंक यहाँ पर ये वर्ड यूज़ किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी की नई श्रृंखला के 2000 रुपये के बैंक नोट के पृष्ठभाग पर देश का चित्र देखने को मिलता है या देश का चित्र है। सही जवाब आपका क्या रहेगा, श्रृंखला जो महात्मा गांधी नई श्रृंखला के जो 2000 रुपये के बैंक नोट है इसके पीछे के यानी पृष्ठभाग पर किसका चित्र देखने को मिलता है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन मंगलयान करेक्ट आंसर रहेगा। सेकंड ऑप्शन के साथ में करेक्ट आंसर चला जाएगा। नया जो मूल्य वर्ग का नोट है इसके पृष्ठभाग पर मंगलयान की आकृति आपको देखने को मिलती है और अंतर्ग्रही अंतरिक्ष में देश के पहले उद्यम को ये बेसिकली दर्शाती है। और इस नोट का अगर अपन बात करें कि कलर किस तरह का है, रंग कैसा है, तो इसका मैजेंडा कलर है, मैजेंडा कलर है इसका, ध्यान रखिएगा। और इस नोट के अन्य डिजाइन की बात करें तो ज्यामिति पैटर्न में ये नोट देखने को मिलता है 2000 रुपये का। और अग्र और पृष्ठभागे दोनों पर समग्र रंग योजना के साथ संरेखित है, यानी कि मंगलयान यहाँ पर इस पर देखने को मिलता है पृष्ठभाग पर। इसके अलावा एक और क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है कि नया जो 2000 रुपये का नोट है इसकी साइज़ क्या है, इसकी साइज़ क्या है, इस तरह से भी क्वेश्चन बनता रहता है। तो 66 mm इंटू 166 mm इसकी साइज़ है, क्लियर है। तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मूल लेख में डैश अनुच्छेद थे। तो सही जवाब रहेगा 395 यानी कि 395 आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था, तो बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए। इसमें कई सारा कन्फ्यूज़न रहता है, प्रभावी कब हुआ था, लागू कब हुआ था, अपनाया कब गया था। तो आप ध्यान रखिएगा भारत के संविधान को 26 नवंबर को 1949 को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। इसके अलावा 26 जनवरी 1950 को इसको प्रभावी हुआ था, यानी प्रभावी ये हुआ था भारतीय संविधान, क्लियर है। और जब ये लागू हुआ था उस टाइम पर मूल संविधान की बात करें तो 395 अनुच्छेद थे इसमें। इसके अलावा 8 अनुसूचियाँ थी, ध्यान रखिएगा मूल संविधान में।
और अगर वर्तमान में बात करें संविधान में तो 448 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ अभी देखने को वर्तमान में मिलती हैं। भारतीय जो संविधान है मूल रूप से अंग्रेजी में लिखा गया था और इसको लिखने का जो श्रेय किसे जाता है, प्रेम बिहारी नारायण। इनका नाम आप नोट डाउन करना चाहें तो कर लीजिएगा, प्रेम बिहारी इनका नाम है, नारायण, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा इनका नाम है। और इन्होंने अपने हाथों से इसको लिखा था, भारतीय संविधान को अपने हाथों से लिखा था इन्होंने। भारतीय संविधान के जनक के नाम के से किन्हें जाना जाता है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। आई थिंक ये तो आप सभी को पता ही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। आपका सही जवाब यहाँ से चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि अनुच्छेद 20-21 को आपातकाल के दौरान ये जो मौलिक अधिकार है इनको निलंबित नहीं किया जा सकता है। हमारा 3rd ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो कहता है ये अनुच्छेद 358 और 359 ये जो है इसके अनुसार 358, 359 मौलिक अधिकारों पर राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव का वर्णन करते हैं। 358 जो अनुच्छेद है 358 इसके अनुसार जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो अनुच्छेद 19 के तहत 6 मौलिक जो अधिकार है ये निलंबित हो जाते हैं, पर जो निलंबित नहीं किए जा सकते वो है अनुच्छेद 20 और 21, ये निलंबित आपातकाल के दौरान नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1958 में डोनर से कैलिस तक इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे, जो 1966 में एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागरों में तैराकी करने वाले एकमात्र व्यक्ति भी थे। आपका सही जवाब हो जाएगा मिहिर सेन, यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिहिर जो सेन है इन्होंने 1958 में डोनर से कैलिस तक इंग्लिश चैनल को पार किया था और ऐसा करने वाले पहले भारतीय थे। 1966 में कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागरों में तैराकी करने वाले एकमात्र व्यक्ति ये थे मिहिर सेन। तो इनके नाम कई सारे रिकॉर्ड है, कई सारी उपलब्धियां हैं इनके नाम पे, ध्यान रखिएगा 1966 में, ये स्पेशली याद रखिएगा। और इस तरह की चीज़ें आपके एग्जाम में ज़्यादातर ही पूछी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है। आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कर्क रेखा, यानी कि 4th ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा, और जो जलवायु को प्रभावित करती है। ध्यान रखिएगा कर्क जो रेखा है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो भारत के 8 राज्यों से होकर ये गुजरती है। 8 राज्यों में कौन कौन आता है आपका, तो इसमें आपका आता है गुजरात के साथ आपका राजस्थान आता है, गुजरात राजस्थान, फिर आता है मध्य प्रदेश के बाद में आता है छत्तीसगढ़, इधर आते हैं तो झारखंड आ गया आपका, झारखंड के बाद में पश्चिम बंगाल, इसके अलावा त्रिपुरा आता है इसमें, त्रिपुरा, और इसके अलावा एक और राज्य है मिजोरम, है ना, मिजोरम। तो ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 जो हैं 8 जो स्टेट है ये यहाँ से होकर कर्क रेखा भारत में गुजरती है। तो इन 8 के नाम आप याद रखिएगा। क्लियर है। कर्क जो रेखा है भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर में पृथ्वी पर अक्षांश के समांतर है। और एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट हम आपको बता दे रहे हैं, माही जो नदी है ये भारत की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है ना। तो पूरे भारत की एकमात्र नदी माही नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही जो नदी बहती है ये कि बहती है मध्य प्रदेश में। तो ये भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आप याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से आपका ऑलरेडी बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐसी राजस्व प्राप्तियाँ जिनका सरकार पर दावा नहीं होता है इनको क्या कहते हैं, तो इनको गैर प्रतिदेय बोला जाता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ऐसी राजस्व प्राप्तियाँ जिनका सरकार पर दावा नहीं होता है क्या कहलाती है, तो गैर प्रतिदेय, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2017-18 में विजय हजारे ट्रॉफी किस राज्य ने जीती थी। करेक्ट आंसर आपका कर्नाटक चला जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक ने 2017-18 में विजय हजारे ट्रॉफी जो जीती थी कर्नाटक ने जीती थी। और विजय हजारे ट्रॉफी को एक और नाम से जाना जाता है, इसको रणजी एक दिवसीय ट्रॉफी के नाम से भी जाना जाता है विजय हजारे ट्रॉफी को। और ये एक वार्षिक सीमित ओवरों की घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है। इसमें भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI द्वारा आयोजित की जाती है इसको।
और रणजी ट्रॉफी में सभी राज्यों की टीमें बेसिकली शामिल होती हैं। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ से हम आपको बता दे रहे हैं, ये जो टूर्नामेंट है यानी कि विजय हजारे जो ट्रॉफी है, ये इसका सीज़न कब से शुरू हुआ था, यानी कि ये जो टूर्नामेंट है कब शुरू हुआ था, तो इसकी जो शुरुआत हुई थी 2002-03 में हुई थी, है ना। शुरू हुआ था ये 2002-2003 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है, विजय हजारे ट्रॉफी का, तो इसका जो नाम रखा गया है 20वीं सदी के महान भारतीय क्रिकेटर थे, इनका नाम है विजय हजारे, इनके नाम पर रखा गया। और यहाँ पर आपको याद रखना है, अब तक जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु अब तक 5 बार ये जो ट्रॉफी है जीतने वाली सबसे सफल टीम मानी जाती है तमिलनाडु। और 2017-18 का जो जीती है ट्रॉफी, ये कर्नाटक के द्वारा जीती गई है। अगला क्वेश्चन है 18 अगस्त, देखिए यहाँ पर अगस्त 2022 में उत्तराखंड सरकार के राज्य ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। अगस्त 2022 में उत्तराखंड सरकार के राज्य ब्रांड एम्बेसडर के रूप में ऋषभ पंत को नियुक्त किया गया है। हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने 11 अगस्त 2022 को क्रिकेटर ऋषभ पंत को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है यहाँ का, उत्तराखंड का। इसके अलावा पंत जो है यानी कि ऋषभ पंत, इनका जन्म भी उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के रुड़की में हुआ, जहाँ पर IIT रुड़की है, आप सभी को पता ही है, वहीं पर इनका जन्म हुआ ऋषभ पंत का। तो आसानी से आप याद रख सकते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के लिए मध्य क्रम और विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में ये खेलते हैं ऋषभ पंत। IPL में दिल्ली की राजधानियों का प्रतिनिधित्व करते हैं और टीम के कप्तान भी ये हैं IPL में ऋषभ पंत। अब गाइस यहाँ पर आपको थोड़ी सी इस तरह की जो चीज़ें हैं वो याद रखनी है। हम आपको ब्रांड एम्बेसडर जो वाला वीडियो है ये कहाँ पर देंगे, तो आपको ये जो एग्जाम टाउन चैनल है हमारा, इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम आपको नेशनल का जो करंट अफेयर है पूरा टॉपिक वाइज कवर करवा रहे हैं, जैसे कि ब्रांड एम्बेसडर हो गए, नई नियुक्तियाँ हो गई, वर्तमान में कौन क्या, निधन वगैरह, पुरस्कार, है ना। तो इस तरह के जितने भी करंट अफेयर के टॉपिक्स है, जैसे कि नए अभी हाल ही में मुख्यमंत्री राज्यपाल बने हैं, तो उनका वीडियो भी हमने दे दिया, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर से देखिएगा। साथ ही जनवरी से दिसंबर तक का पिछला 11-12 महीने का जितना भी करंट अफेयर है सारा हमने आपको इस चैनल पर कवर करवा रखा है, तो आप जल्दी से जाकर चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में भी काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है। एटलीस्ट आप करंट अफेयर को तो अच्छे से ही कवर कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस आपके बनते हैं और इससे पहले भी बन चुके हैं, क्योंकि हम यह प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चंस कवर आपको करवा रहे हैं, जो कि 2023 में हुआ था जनवरी में पेपर, और उसमें ये क्वेश्चन आपका करंट अफेयर का सीधा सीधा पूछा गया था, है ना। तो इससे भी आपको कहीं ना कहीं आइडिया लग रहा है कि करंट अफेयर भी आता है और किस तरह का पैटर्न है। ये हम पूरे के पूरे आपको 1500 PYP क्वेश्चंस कवर करवा रहे हैं SSC GD 2023 के, ये पेपर है, क्लियर है। तो इनको आप अच्छे से स्टडी करिएगा पूरी डिटेल के साथ में, ताकि आपको ज़्यादा चीज़ें इनके बारे में पता चल पाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, भारत में अरेबिका कॉफ़ी कौन से राज्य में उगाई जाती है। भारत में अरेबिका जो कॉफ़ी है ये कर्नाटक में उगाई जाती है। कर्नाटक यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य माना जाता है। कर्नाटक के बाद में केरल आता है, ध्यान रखिएगा। कर्नाटक के बाद में दूसरे नंबर पर केरल है, पहले नंबर पर है कर्नाटक कॉफ़ी उत्पादन में, और तीसरे नंबर पर जो आता है ये कौन सा राज्य आता है, तो ये आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु तीसरे नंबर पर आता है कॉफ़ी उत्पादन में। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। कर्नाटक के बाद में केरल आता है, और जो अगला राज्य केरल है ये भारत में कॉफ़ी उत्पादन का उच्चतम हिस्सा प्रदान करता है, यानी कि केरल भारत की कुल कॉफ़ी का लगभग 21% जो कॉफ़ी है ये उत्पादन करता है इसका। कर्नाटक और केरल अगर दोनों को अपन मिला ले, कर्नाटक और केरल दोनों को, तो ये जो दोनों हैं ये मिलकर कितनी कॉफ़ी का उत्पादन करते हैं, तो ये दोनों मिलकर करीबन 90% जो हिस्सा है ये देते हैं कुल उत्पादन का। ध्यान रखिएगा, भारत में कुल उत्पादित कॉफ़ी का 90% जो हिस्सा है ये दोनों स्टेट देते हैं, कर्नाटक और केरल, ध्यान रखिएगा। और बाकी का जो बचा हुआ है ये तमिलनाडु, ये 5% हिस्सा उत्पादित करता है, ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी। तो भारत में पहली संपूर्ण जो जनगणना की गई थी ये 1881 यानी कि 1881 में की गई थी। हमारा फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में पहली पूर्ण जनगणना 1881 में की गई थी। जनगणना जो होती है किसी भी देश की जनसंख्या का एक आधिकारिक व्यवस्थित सर्वेक्षण बेसिकली होता है। यहाँ पर यूँ कहें तो कि इसको सर्वेक्षण भी बोल सकते हैं, जनगणना को सर्वेक्षण होता है ये, पर ये चीज़ें जो होती है आधिकारिक होती है ना, गवर्नमेंट के थ्रू ये की जाती है और व्यवस्थित तरीके से होता है, इसीलिए इसको आधिकारिक व्यवस्थित सर्वेक्षण बोला जाता है जनगणना को।
जनगणना जो होती है किसी भी देश की जनसंख्या के संबंध में जो डेटा होता है विभिन्न तरह का, जैसे कि मूल्यांकन किया जाता है उसका जो भी डेटा होता है, जैसे कि लोगों की संख्या के बारे में वहाँ पर चीज़ें बताई जाती हैं, कितने स्टेट है, सारी चीज़ें होती है। लगभग जो सांख्यिकी होती है वो एक डेटा एकत्र करके संकलित करके और विश्लेषण किया जाता है, उस पर मूल्यांकन करने, प्रकाशित करने और प्रसारित करने, ये सारी चीज़ें उसमें की जाती है और इसकी ही एक ये प्रक्रिया होती है। इसमें जो सांख्यिकी होता है, जनसंख्यिकी, सामाजिक और आर्थिक डेटा इसमें शामिल होता है, यानी कि पूरी तरीके से ये जनगणना होती है, संपूर्ण जनगणना, इसीलिए इसको बोला जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, स्किल इंडिया मिशन की शासी परिषद की अध्यक्षता डैश करते हैं। आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा प्रधानमंत्री, यानी कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। प्रधानमंत्री जो होते हैं स्किल इंडिया मिशन की शासी परिषद की अध्यक्षता करते हैं, तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं ये प्रधानमंत्री हो जाते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं, इन्होंने 15 जुलाई 2015 को स्किल इंडिया मिशन यानी स्कीम के तहत औपचारिक रूप से 4 पहलों की शुरुआत इन्होंने की थी। स्किल जो इंडिया है इस मिशन को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा प्रशासित किया जाता है। तो ये मंत्रालय आपका ज़्यादातर पूछा जाता है योजनाओं से रिलेटेड, देख कर आप इसको रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सदानम पीवी बालकृष्णन को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया? सही जवाब आपका हो जाएगा कथकली, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा। सदानम पीवी बालकृष्णन को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला? तो कथकली के लिए इनको मिला है। देखिए इनका नाम सदानम पीवी बालकृष्णन भी है और इनको श्री सदानम द्वितीय बालकृष्णन के नाम से भी जाना जाता है। इनको कथकली में अपने योगदान के लिए इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था और इन्होंने जीता था। क्लियर है। इसके अलावा 1974, ध्यान रखिएगा ये डेट आपकी, ये सन 1974 में अंतर्राष्ट्रीय कथकली केंद्र नई दिल्ली में शामिल ये हो गए थे बालकृष्णन। इनका नाम है पूरा सदानम पीवी बालकृष्णन और इन्होंने कथकली पर एक पुस्तक भी लिखी। तो ध्यान रखिएगा इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल आप याद रख सकते। कथकली किससे इनका संबंध है, सीधा सीधा यही से क्वेश्चन आपका बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो डेश से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। आपका करेक्ट आंसर मुख गुहिका हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आंसर चला जाएगा। मानव शरीर में भोजन एक सतत नली से होकर गुजरता है जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 50 रुपए के बैंक नोट का आधार रंग डैश है। आधार रंग आपसे पूछा है 50 रुपए के बैंक नोट का, तो यह होता है फ्लोरोसेंट नीला। फ्लोरोसेंट नीला, यानी कि हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको 50 रुपये का 100 रुपये का है ना, जो भी नए नोट जारी किए गए हैं, तो 200 रुपये का है ना, 1000 रुपये, 200 रुपये, जो भी नोट है बेसिकली 500 रुपये, तो सबका आपको पहली चीज़ तो आपको कलर याद रखना है कि आधार रंग पर कलर कैसा है और उस पर मंगलयान की तस्वीर है, किसकी तस्वीर है वो आप याद करिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बन रहे। और अगर आप कहेंगे तो हम इसके ऊपर एक डेडिकेटेड आपके लिए पोस्ट डाल देंगे ताकि आप सारी चीज़ें उसमें कवर कर पाएँ। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा डैश और डैश के दौरान होती है। तो तमिलनाडु तट पर अधिकतर जो वर्षा होती है ये अक्टूबर और नवंबर के बीच में होती है। अक्टूबर नवंबर, यानी कि हमारा थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला राज्य का नाम बताइए। तो ये जो राज्य है इसका नाम केरल है, आप सभी को पता होना चाहिए। हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले राज्य का नाम केरल है। अगर आपसे पूछा जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, तो भी आपका जो ऑप्शन जाएगा ये केरल के साथ में ही आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा, क्योंकि केरल में कुल साक्षरता दर, महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है ना। राजस्थान में पुरुष जो साक्षरता दर है ये सबसे कम है, ध्यान रखिएगा। पुरुष साक्षरता दर राजस्थान में सबसे कम है, कम यानी लोवेस्ट। और अगर अपन बात करें सबसे अधिक कहाँ पर है, तो ये केरल में है। तो ये तो आप अपोजिट करके याद रख सकते हैं, क्योंकि आपको इस तरह से चीज़ें याद हो जाएंगी। केरल में सबसे अधिक महिला साक्षरता दर है और ये कितनी है, ये है 92.07%। और इसके अलावा अगर बात करें कि सबसे कम महिला साक्षरता दर कहाँ पर है, सबसे कम महिला साक्षरता जो दर है ये है आपकी बिहार में। और सबसे कम पुरुष साक्षरता दर ये राजस्थान में है, ध्यान रखिएगा, राजस्थान में
सबसे कम महिला की बात करें तो ये बिहार में करीबन 51.50% के समथिंग। अगला क्वेश्चन है मोहन बागान एथलेटिक क्लब किस शहर में स्थित है? सही जवाब आपका कोलकाता हो जाएगा, यानी कि आपका फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोहन बागान एथलेटिक क्लब जो है कोलकाता में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मामला आपराधिक कानून का मामला नहीं है? तो इसमें से तलाक का जो मामला है, तलाक का मामला फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। तलाक का मामला आपराधिक कानून का मामला नहीं है, हमारा फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5वीं पंचवर्षीय योजना और 6ठी पंचवर्षीय योजना के बीच की योजना को डैश के नाम से जाना जाता है या डैश के रूप से जाना जाता है? सही जवाब आपका रोलिंग हो जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से चला जाएगा। 5वीं पंचवर्षीय और योजना और 6ठी पंचवर्षीय योजना के बीच की योजना को रोलिंग के नाम से या रोलिंग के रूप में जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, रोलिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में आवर्ती योजना यानी कि 1978 में शुरू की गई थी। आवर्ती योजना अवधारणा को गुन्नार पायरडल ने बनाया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाशिवरात्रि हिंदू देवता भगवान शिव के सम्मान में हिंदू महादेश में मनाई जाती है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फागुन में, यानी कि आप सभी को ये तो पता ही है महाशिवरात्रि जो मनाई जाती है ये फागुन में मनाई जाती है। तो हिंदू आपसे महीना पूछा है, हिंदू कैलेंडर का महीना, हिंदू महीना। तो हमारा इसी तरह से क्वेश्चंस इसी तरह से मकर संक्रांति से रिलेटेड बनता है, दिवाली से रिलेटेड बनता है और होली से लगातार क्वेश्चंस बनते हैं कि हिंदू महीने में किस दिन मनाई जाती है, किस तिथि को मनाई जाती है। यहाँ तक कि अभी जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ है उसमें आपसे गुरु पूर्णिमा से रिलेटेड भी क्वेश्चंस बन चुका है कि हिंदी महीने के किस हिंदी महीने में मनाई जाती हैं। तो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आप इस तरह से याद रखिएगा, हिंदी महीनों को क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैडमिंटन में प्रत्येक खेल गेम के में कितने अंक होते हैं? बैडमिंटन में प्रत्येक खेल में जो अंक होते हैं इनकी संख्या है 21, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे? इनका नाम तो आई थिंक आप सभी लोगों को पता ही होगा। इनका नाम है सत्येंद्र नाथ टैगोर, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे, इनका नाम है सत्येंद्र टैगोर, सत्येंद्र नाथ टैगोर इनका पूरा नाम है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है? इस जो आर्टिकल का नाम है यह है आर्टिकल 21, यानी कि अनुच्छेद 21 आपका सेकंड ऑप्शन के साथ में करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है इसका नाम है कुचिपुड़ी। ये तो आप सभी को पता ही है, काफ़ी सारी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और हर एग्जाम में ऐसे कोई एग्जाम नहीं होती जिसमें इस तरह के क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कुचिपुड़ी ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा जीडीपी में किए गए योगदान से ही देश तैयार होता है। तो अर्थव्यवस्था का जो ढांचा होता है ये तैयार इसी से होता है। अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा जीडीपी में किए गए योगदान से ही अर्थव्यवस्था का ढांचा बनता है या तैयार होता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक्स में भारत के प्रथम ध्वजवाहक का नाम क्या था? ओलंपिक्स में भारत के प्रथम ध्वजवाहक का नाम था पुरमा बनर्जी, यानी कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2022 में त्रिपुरा भारत से राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया था? तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है विप्लव कुमार देव। विप्लव कुमार देव हमारा यहाँ से थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अक्टूबर 2022 के अनुसार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन है? अक्टूबर 2022 के अनुसार आपसे पूछा है, क्लियर है? आपका करेक्ट आंसर डी राजा रहेगा। डी राजा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वेंग त्सांग, है ना, झांग इनका नाम है स्वेन त्सांग या जुंगजांग। इनके अनुसार नालंदा बौद्ध मठ के देश नए प्रवेश को कठिन प्रश्न पूछते हैं, है ना, नए प्रवेशकों से कठिन प्रश्न पूछते हैं जिनका उत्तर देना बहुत कठिन होता है। तो कौन पूछते हैं? तो ये द्वारपाल, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। जुंगजांग या स्वेन त्सांग के अनुसार नालंदा बौद्ध मठ के द्वारपाल द्वारा प्रवेशकों से कठिन प्रश्न पूछते हैं जिनका उत्तर देना बहुत कठिन होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है घुमंतू पशुचारण में चरवाहे अपने जानवरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर देश और देश के लिए
निर्धारित मार्गों में भ्रमण करते हैं। तो ये जो है क्या करेक्ट आंसर आपका रहेगा? तो करेक्ट आंसर रहेगा चारे और पानी के लिए। क्लियर है? गोमंतु पशुचारण में चरवाहे अपने जानवरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर चारे और पानी के लिए निर्धारित मार्गों से भ्रमण करते रहते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25 जून 2015 को डेस को लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है। 25 जून 2015 को क्या लॉन्च किया गया था? तो प्रधानमंत्री आवास योजना को लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को, शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य था 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश लूसोफोनिया खेलों का हिस्सा नहीं है? लूसोफोनिया खेलों का जो हिस्सा नहीं है इनमें से जर्मनी नहीं है, जर्मनी थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई के अनुसार 1980 के दशक में भारत की जीडीपी में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत थी? तो ये जो थी ये थी 38.6%, 38.6%, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गाइस, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार असम में देवी कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है? तो ये जो त्योहार है इसका नाम है अम्बुबाची मेला। अम्बुबाची मेला हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डेस उद्योग में ट्रांजिस्टर सेट से लेकर टेलीविजन तक उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल होती है। तो ये होती है इलेक्ट्रॉनिक्स में। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में ट्रांजिस्टर सेट से लेकर टेलीविजन तक उत्पादों की एक विशेष या विस्तृत श्रृंखला शामिल होती है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में अस्पष्टता उन्मूलन का प्रावधान का उल्लेख देश में किया गया है। तो ये जो किया गया है अनुच्छेद 17 में किया गया है। अस्पष्टता का निषेध या उन्मूलन से रिलेटेड जो प्रावधान देखने को मिलता है अनुच्छेद 17 में, हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जून 2021 में इंडियन ग्रांड प्रिक्स 4 निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो ये जो आयोजित किया गया ये पटियाला में आयोजित किया गया, पटियाला फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन है ना, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो लो का रंग क्या होता है? तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को याद रखना है। अब लो का जो रंग होता है ये सफ़ेद हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। निम्नलिखित 4 में से 3 को लेटरा फाइलम के उदाहरण है और इसलिए एक समूह बनाते हैं, वहाँ कौन सा है जो उस समूह से संबंधित नहीं है? तो इनमें से लीवर फ्लू का आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ये इनमें से संबंधित नहीं है, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन देश जिसमें हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया की स्थापना की? तो इसकी जो स्थापना की ये की आर्य समाज ने। आर्य समाज जिसने, देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन आर्य समाज जिसने हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया की स्थापना की थी। तो किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने, आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में रेडियो प्रसारण 1923 में किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये जो किया गया था रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा शुरू किया गया था। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को उसकी अन्य सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड समुद्रगुप्त, यानी कि थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है, समुद्रगुप्त को, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय की गणना करते समय देश को एक कारक के रूप में लिया जाता है। किसको लिया जाता है? तो ये निर्यात को लिया जाता है, निर्यात हमारा फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निर्यात को एक कारक के रूप में लिया जाता है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2018 में भरतनाट्यम में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने जीता? तो 2018 में जो पुरस्कार जीता ये राधा श्रीधर ने जीता, फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के बारे में बात करता है? तो ये जो अनुच्छेद करता है ये अनुच्छेद 324 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है।
चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के बारे में अनुच्छेद 324 बात करता है। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दिल्ली भारत का उपराज्यपाल है, यानी कि दिल्ली का उपराज्यपाल कौन है 2022 नवंबर की स्थिति के अनुसार? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विनय कुमार सक्सेना। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा विनय कुमार सक्सेना। इससे पहले अनिल बैजल थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, ई कृष्ण अय्यर का संबंध किस नृत्य शैली से है? सही जवाब रहेगा भरतनाट्यम, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। ई कृष्ण अय्यर का जो संबंध है ये भरतनाट्यम से है। भारत में प्रत्येक देश में एक बार जनसंख्या गणना की जाती है, तो ये जो सही जवाब रहेगा ये 10 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 वर्ष में की जाती है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर है। भारत में प्रत्येक 10 वर्ष में एक बार जनगणना जो है की जाती है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2022 में किस केंद्रीय मंत्री ने इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया? तो ये जो किया है ये किया है हरदीप सिंह पुरी ने। हरदीप सिंह पुरी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश बहते पानी के बीच एक अवरोध है जो प्रवाह को बाधित, निर्देशित या धीमा कर देता है, जिससे अक्सर जलाशय, झील या अवरोध बन जाता है। आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा बांध, यानी कि ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डेज के लिए रासायनिक सूत्र H2SO4 है, तो ये किसके लिए है? तो ऑयल ऑफ विट्रियोल आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ऑयल ऑफ विट्रियोल। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर है, रासायनिक सूत्र होता है H2SO4। अगला क्वेश्चन है, बजट दस्तावेज कुल व्यय को डेस में वर्गीकृत करते हैं। बजट दस्तावेज कुल व्यय को किसमें वर्गीकृत करते हैं? तो योजना और योजनागत और गैर परंपरा या गैर योजनागत व्यय में वर्गीकृत करते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। गाइस, आप सभी की स्पेशल डिमांड पर हमने फाइनली एसएससी जीडी कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है और ये बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न की टेस्ट सीरीज है। ऑनलाइन काफ़ी सारे 650 टेस्ट विथ एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको अलग अलग फुल लेंथ टेस्ट दे रखे हैं, पीवाईपी टेस्ट दे रखे हैं, चैप्टर वाइज सेक्शनल टेस्ट दे रखे हैं। साथ ही गाइस प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो चैप्टर वाइज आपको यहाँ पर दिए गए हैं, तो आप सभी को काफ़ी ज़्यादा हैं, यानी कि टॉपिक वाइज स्पेशल फॉर्मेट में जैसे भी आपको चाहिए सारा कंटेंट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार डेमो चेकआउट करिएगा, आपको सारी चीज़ें सारी जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, पोषण की उस प्रणाली में जिसमें जीव किसी मृत या एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं उसे डेस पोषक प्रणाली कहा जाता है। उसे जो कहा जाता है ये मृतजीवी या मृतजीवी पोषण प्रणाली कहा जाता है। हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोहिनीअट्टम की जननी डेस पर आधारित एक डॉक्यू फिक्शन है, तो ये जो है मोहिनीअट्टम की जननी डेस पर आधारित एक डॉक्यू फिक्शन है, तो ये कलामंडलम कल्याणी कुट्टियम्मा पर आधारित एक डॉक्यू फिक्शन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मकर संक्रांति को पेड्डा पांगुंडा के रूप में जाना जाता है? मकर संक्रांति को पेड्डा पांगुंडा के रूप में जाना जाता है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर है। दिए गए उद्योगों में चूना पत्थर देश का कच्चा माल है, तो इनमें से जो चूना पत्थर है ये कच्चा माल है किसका? सीमेंट उद्योग का। सीमेंट उद्योग हमारा सी ऑप्शन यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर है। विषम का आपको चयन करना है इस क्वेश्चन में। संकेत है आपको रेशेदार फसलें दे रखी, फाइबर क्रॉप्स, तो इसमें से कपास रेशेदार होता है, जूट होता है और सन यानी हेम्प होता है, रबड़ नहीं होता है। आपसे क्या पूछा है? विषम का चयन करें, रबड़ करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को देश संविधान से लिया गया है, तो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को जो लिया गया ये आयरिश के संविधान से लिया गया। आयरिश फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में किस वर्ष में राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम शुरू किया गया? तो ये जो किया गया याद रखिएगा 2004 में किया गया, 2004 में। ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट आंसर रहेगा। किस देश ने 2019 में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी की? तो ये जो मेजबानी की ये किसके द्वारा की गई? तो कतर के द्वारा इसकी मेजबानी की गई। थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की कार्यकारिणी से संबंधित है? तो राज्य कार्यकारिणी से संबंध किसका है इनमें से? तो इनमें से अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य कार्यकारिणी से संबंध रखते हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोहिनीअट्टम निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित एक सकल शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका चला जाएगा ये केरल के फेवर में जाएगा। मोहिनीअट्टम
निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित एक एकल शास्त्रीय नृत्य है? तो ये केरल आपका करेक्ट आंसर रहेगा। और गाइस मैं आपको बता दूं, देखिए इसकी जो उत्पत्ति हुई है 16वीं शताब्दी में मानी जाती है मोहिनी अट्टम की। मोहिनी जो अट्टम का नाम है मोहिनी शब्द से लिया गया है, जो भगवान विष्णु का एक अवतार था। मोहिनी केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक है। देखिए केरल एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर 2 शास्त्रीय नृत्य हैं। एक तो आपका हो गया मोहिनी अट्टम और दूसरा है कथकली। कथकली दोनों आप ध्यान रखिएगा। भारत सरकार के किस केंद्रीय मंत्री ने मार्च 2022 में टेक कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया? तो ये जो किया है ये किया है अश्विनी वैष्णव ने। अश्विनी वैष्णव सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय मूल के सिख को बाढ़, झाड़ियों में लगी आग, सूखे और कोविड-19 से प्रभावित समुदाय का समर्थन करने के लिए न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया और ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 दिया गया? तो ये जो अवार्ड दिया है ये उमर सिंह को दिया गया है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी खेड़ा के किसान आंदोलनों की मुख्य भूमिका थी? खेड़ा के किसान आंदोलन की मुख्य भूमिका क्या थी? तो ये थी राजस्व संग्रह में ढील दी जाए, ये इनकी मुख्य मांग थी। सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट विश्व कप 1983 के फाइनल मैच में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक पदक रन बनाए? है ना, सर्वाधिक रन बनाए। तो ये जो बनाए हैं ये बनाए हैं कृष्णामाचारी श्रीकांत ने। कृष्णमाचारी श्रीकांत सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेशम बनाने के लिए तकनीक का आविष्कार सबसे पहले लगभग 150 वर्ष पहले चीन में हुआ था। तो रेशम बनाने के लिए तकनीक का आविष्कार सबसे पहले जो चीन में हुआ था ये हुआ था 7000 वर्ष पहले, ये चीन में हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने देश में एक निर्णय पारित किया जिसमें उसने 3 तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया। ऐसा करना निरस्त कर दिया, है ना। तो आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा ये 2017 रहेगा। 2017 फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग 1.5% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। तो ये जो थी ये कितनी थी? तो ये 75% थी। स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग 75% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में अक्टूबर-नवंबर के दौरान सूर्य से दक्षिण और आभासी गति के कारण देश उत्तरी मैदानों के ऊपर शिथिल हो जाता है। तो ये क्या हो जाता है? तो आपको याद रखना है, ये हो जाता है, इसका नाम है कतर, है ना। यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं मानसून गर्त, यहाँ पर मानसून थ्रोग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ में। 2003 में सबसे कम आयु में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले भारतीय नर्तक नर्तिका का नाम निम्न में से क्या था? तो इनका जो नाम है यह है सोनल मानसिंह। फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फीफा विश्व कप 2023-22 की मेजबानी किसने की? 2022 में फीफा विश्व कप की जो मेजबानी की है ये किसके द्वारा की गई? तो ये कतर के द्वारा की गई। कतर हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट का जो रासायनिक सूत्र होता है CaCO3 होता है। CaCO3 ये कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक संकरी पट्टी में स्थित सौरमंडल में अत्यधिक ऊंचाई वाली पश्चिमी हवाएं होती हैं और इनकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा और सर्दी में 184 प्रति किलोमीटर घंटा होती है। तो ये जो होती हैं ये जेट धाराएं होती है, जेट धाराएं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप की शुरुआत 16वीं शताब्दी में वैष्णव संत महापुरुष शंकर देव द्वारा की गई थी? अभी हमने कवर करवाया इस क्वेश्चन को। आपका करेक्ट आंसर सत्रिया रहेगा, जो कि असम का शास्त्रीय नृत्य है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। विरासत का अधिकार राइट टू ऑफ इनहेरिटेंस की ओर ले जाता है। विरासत का अधिकार किस ओर ले जाता है? तो ये ले जाता है भूमि का विभाजन की ओर। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है? ये जो लिंगानुपात सबसे अधिक है ये है पुडुचेरी का। पुडुचेरी फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। सेकंड ऑप्शन माफ कीजिएगा, पुडुचेरी सेकंड ऑप्शन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए? तो गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए 1931 में। 1931 आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नवंबर 2022 की स्थिति के अनुसार भारत में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? तो इनका नाम याद रखना है। केंद्रीय जो शिक्षा मंत्री इनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा।
देश के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने को किसके रूप में जाना जाता है? तो महाभियोग इनको बोला जाता है। इस प्रक्रिया को महाभियोग के नाम से जाना जाता है। स्वतंत्रता के बाद भारत ने देश में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की थी। तो स्वतंत्रता के बाद भारत ने 1951 में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना लॉन्च की थी। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। और गाइस लगातार इस तरह के क्वेश्चंस आपके रिपीट होते हैं, थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित यूनानी शासकों में से किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? तो ये जो भेजा था ये किसने भेजा था? ये भेजा था सेल्यूकस निकेटर ने, है ना, सेल्यूकस निकेटर। आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर है। एक बजट दस्तावेज जो किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय से संबंधित होता है, इसको क्या कहते हैं? तो इसको राजस्व बजट बोला जाता है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। फरवरी 2023 में मेघालय के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? सही जवाब आपका हो जाएगा फागू चौहान, यानी कि मेघालय के राज्यपाल के रूप में फरवरी 2023 में फागू चौहान ने शपथ ली है। मोहन बागान एथलेटिक क्लब की किस शहर में स्थित है? कोलकाता आपका करेक्ट आंसर रहेगा। कुछ क्वेश्चंस तो सीधे सीधे रिपीट हो रहे हैं, हम आपको रिपीट नहीं करवा रहे एक भी क्वेश्चंस, ये आपकी एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, है ना। तो ये मोहन बागान वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है, और भी कई सारे जो क्वेश्चन है ये आपके रिपीट हुए हैं। किस विटामिन को थायमिन के नाम से भी जाना जाता है? तो थायमिन के नाम से विटामिन B1 को जाना जाता है। विटामिन B1 सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर है। भारतीय संविधान के अंतिम अनुच्छेद को संख्या डेस दी गई है और मई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार। करेक्ट आंसर आपका 395 हो जाएगा। भारतीय संविधान में अंतिम अनुच्छेद को संख्या 395 दी गई, क्लियर, मई 2022 के प्राप्त आंकड़ों के अनुसार। चीनी उद्योग के लिए प्राथमिक कच्चा माल देश है। चीनी उद्योग के लिए जो प्राथमिक कच्चा माल है इसका नाम गन्ना है। गन्ना थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन नाम की एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी है जो देश क्रांति से जुड़ी हुई है। तो आपका करेक्ट आंसर मिष्टता रहेगा। मिष्टान आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आपका, देश को भारत में गुजराती नववर्ष के रूप में जाना जाता है। तो भारत के गुजराती नववर्ष के रूप में किसको जानता है? बेस्तु बरस को जाना जाता है। बेस्तु बरस फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। और गाइज ये लास्ट क्वेश्चन था आज का, हमने टॉप 100 क्वेश्चंस आपको कवर करवा दिए हैं। देखिए गाइज 1500 क्वेश्चन है हमारे पास में, ऐसे तो 1519 क्वेश्चन है, पर अब 1500 ही मान के चलेगा। 1500 क्वेश्चंस अगर हैं और हर वीडियो में हम टॉप 100 क्वेश्चंस आपको कवर करवा रहे हैं, तो इस हिसाब से आपकी करीबन 15 वीडियो बनेगी और आपके 1500 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। तो हम डेली बेसिस पर एक एक वीडियो दे देंगे। 15 दिन में आपकी पूरा जो जीके है आपका, यानी कि पूरे 1500 जो क्वेश्चन है 2023 में क्वेश्चंस बने थे नए पैटर्न के, सारे आपको कवर हम करवा देंगे। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करने की कोशिश करें ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले, आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियोस हम लाने की कोशिश करते रहें। साथ ही वीडियो की पीडीएफ के लिए अगर आप चाहते हैं कि पीडीएफ आपको मिले तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और इसके अलावा हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। साथ ही प्ले स्टोर पर जाकर रॉयल स्टडी सर्च करेंगे, आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी। और ये हमारी एसएससी जीडी की बिल्कुल लेटेस्ट टेस्ट सीरीज है, ये फाइनली आप सभी की डिमांड पर लॉन्च कर दी गई है। इनमें जो भी चीज़ें हैं वो आप 1 to 1 जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपको डिस्काउंट्स पर चल रहा है। क्लियर है। और ये कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर आप चाहे कोई डाउट है कुछ क्वेरीज है तो आप हमें नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये ई बुक है हमारी मध्य प्रदेश के करंट अफेयर की 2023 की, ये 2022 की है और ये 2021 की अवेलेबल है। क्लियर है। ये हमारी एमपी जो टेस्ट सीरीज़ है एमपी सब इंस्पेक्टर की, और ये एमपी जी की टेस्ट सीरीज़ है। एसएससी जीडी की टेस्ट सीरीज पे अगर आपने चेकआउट नहीं किया डेमो तो जरूर से चेकआउट करेगा, कोई भी चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथ ही ये हमारा कोर्स है एमपीजीके का, अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और वीडियो के लिए ऑलरेडी हमने आपको बता दिया, पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही हमने नेशनल के करंट अफेयर के लिए अच्छा खासा इंतजाम आपका किया है। नेशनल का जो करंट अफेयर है हम टॉपिक वाइज और स्पेशल फॉर्मेट में दोनों में इस चैनल एग्जाम टाउन पर कवर करवा रहे हैं लगातार। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। सीधे सीधे क्वेश्चन आपको यहीं पर इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे नेशनल करंट अफेयर से रिलेटेड। क्लियर गाइस।
तो गाइज ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। साथ इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर नहीं किया कर दीजिएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। क्लियर है? तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।